पाकिस्तान इस गिलगित बल्तिस्तान के ऑर्डर को आज ही गिलगित बल्तिस्तान का इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके इसमें तरमीम का इख्तियार असेंबली को दे दे, तो मैं अपनी कौम को कहूंगा मौका दे दो हुकूमत को। अगर तुम ये भी नहीं करते हो, तुम अपने लिखे हुए ऑर्डर को भी उबूरी आइन नहीं कहते हो, तो खुदा की कसम तुम्हारा ऑर्डर हम नहीं मानते हैं। फिर तो कोई जवाब नहीं है कि इस ऑर्डर को माना जाए। तो मेरे भाइयों, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आपने बंगालियों को भी मायूस करके भेजा था, आपने बलोचों को भी मायूस करके भेजा है, वहां बड़ा खून बहा है, वहां बहुत कुछ हुआ है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आप इनको मायूस करके वापस न भेजे। अगली मर्तबा ये लोग चौक पे खड़े नहीं होंगे, हर चौराहे पर मोर्चे संभालेंगे कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों में जुर्रत न होने की वजह से आपको ये तकलीफ उठानी पड़ती है। उन तमाम साजिशों को मिलिया मीट कर देंगे। आपने मेंबरों को ये कहकर वोट देकर जिताया था कि तुम हुकूमत बनाओ और हुकूमत के मुलाजिमीन को अपना नौकर बनाओ, लेकिन मैं आपका वोट लेकर ऊपर जाकर हुकूमत के मुलाजिमीन का खुद नौकर बनूंगा। जानते हैं कि रियासत के पास ताकत होती है, हम जानते हैं कि हुकूमत के पास ताकत होती है, लेकिन अवाम के बगैर कोई ताकत कभी काम नहीं आई। अवाम के बगैर कोई ताकत कभी कहीं किसी जगह काम नहीं आई। और ताकत ने सिर्फ मुसीबत लाया, अफरा तफरी, बेचैनी, बेसुकूनी, बेयकीनी, खून खराबा और धुएं के अलावा ताकत ने कुछ नहीं दिया। लिहाजा मेरा हुकूमत से ये कहना है, मैं हुकूमत से ये कहना, मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि वो इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात करे। ये क्या चाहते हैं, आप क्या दे सकते हैं। अगर इस तरह आप इनको सबोटाज करके फारिग करेंगे, कब तक करोगे सबोटाज। ये तो 70 से चीजें चली आ रही है, हमेशा जो है इनको डिस्पर्स किया गया। अगली मरतबा और तेज होगा, अगली मरतबा और तेज होगा। ये इज्तिमा और ये धरने उस वक्त कम होंगे जब लोगों के मसाइल कम होंगे, जब लोगों की मुश्किलात कम होंगी, जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी हुकूमत हमारी अपनी है, तो वो आपको मसाइल पैदा नहीं करेंगे। अब हर शख्स को पता है कि अवाम अलग लोग है, हुक्मरान अलग लोग है, ये सबको पता है। ये बात मैं सिर्फ पंजाब से आए हुए या पख्तून इलाके से आए हुए सरकारी अफसरों को नहीं कह रहा, हमारे बीच भी जो सरकार के मुलाजिम है वो भी एक अलहदा क्लास बना के बैठे हुए भी हम में से नहीं है। बाज़ औक़ात दफ्तरों के अंदर कोई पंजाबी पठान सही काम नहीं निकाल सकता है, अपने तो पूरे इलाके को वाड़ के रख देता है। लिहाजा हमारा ऐसा कोई मुतालिबा नहीं कि इस लफ्ज़ लोकल नॉन लोकल का, उससे भी बढ़कर ये है कि हमें ईमानदार हुकूमत चाहिए, हमें ईमानदार लोगों की हुकूमत चाहिए। फिर ये मेरा हुकूमत से मुतालबा था। हुकूमत से एक और बात भी मैं कहूंगा, जब तक कॉलोनियल सिस्टम होगा, मैं आपको बताता हूँ कॉलोनियल सिस्टम किसे कहते हैं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था तो हिंदुस्तान की कानून कुछ और था अंग्रेज का, और बरतानिया का कानून कुछ और था। इधर का कानून लोगों को किस तरह दबाया जाए वो वाला कानून था, वहां लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए वो वाला कानून था। और यहाँ पर वो हुक्मरान को फोकस करता था, अवाम को नहीं करता था। अवाम चुन चुन के अवाम नहीं थे, वहां अवाम को फोकस करते थे। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी वही अंग्रेज का कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है। मिसाल के तौर पर एक बात देखें, जिस असेंबली में मैं हूं वहां पर 53 करोड़ रुपए का नॉन डेवलपमेंट बजट पास होता है और 18 करोड़ का डेवलपमेंट बजट पास होता है। इसका मतलब ये है कि ये 2-3 हजार लोगों के लिए 53 अरब जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार में है, और बाकी रही 25 लाख की आबादी के लिए 18 अरब। 18 अरब को इस्तेमाल करने के लिए 53 अरब रुपया लगाना पड़ता है हुकूमत को। इसको कहते हैं कॉलोनियल सिस्टम। अगर तुम 53 अरब अपने मुलाजिमीन पर खर्च करने के बजाय इन गरीब आवाम पर खर्च करोगे तो तुम्हें 18 अरब भी नहीं चाहिए होगा, तुम्हें इतनी बड़ी पुलिस और फोर्स भी नहीं चाहिए होगी, आपको आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या गोलियां और रबड़ की और असली और नकली गोलियां भी तुम्हें नहीं चाहिए होगी। ये सारी चीजें इसलिए होती है कि आप अवाम के खिलाफ जाते हैं,
اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انگریز آفیسرز کالونیل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے الفاظ میں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ انگریز آفیسرز جب چھٹی پہ جاتے تھے گرمیوں میں تو 3 مہینے چھٹی کر کے جاتے تھے۔ ہمارے یہ محترم جج صاحبان نے 3 مہینے کی چھٹی کر کے یہ کون سے انگلینڈ جا رہے ہیں؟ ہمارے یہ پروفیسر جو یونیورسٹی کے ہیں 3 مہینے کی چھٹیاں کر کے پنجاب جا کر یہ کون سے برمنگھم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہاں لڑکوں کی حاضریاں پوری نہیں ہوتی ہے، وہاں وہ عیاشی کا، اس کو کہتے ہیں کالونیل سسٹم۔ وہ سسٹم جو آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ کے ہوا کے مطابق نہیں ہے، آپ کے تہذیب کے مطابق نہیں ہے، آپ کے موسم کے مطابق نہیں ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، آپ کے جغرافیہ کے مطابق نہیں ہے، آپ کے دھرتی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ باہر سے لاگو ہے تو اس کو کالونیل سسٹم کہتے ہیں۔ اور یہی کالونیل سسٹم ہی ہے جس سے ہمیں آزادی لگی ہے، اور اسی کالونیل سسٹم سے ہم نے نکلنا ہے، اور اسی کالونیل سسٹم سے ہمیں اپنے حکمرانوں کو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ خود بھی وہاں پھنس گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں پڑھاتے ہیں حضرت علی کی زندگی، ہمیں پڑھاتے ہیں حضرت عمر کی زندگی، اور خود کی کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی کی زندگی اور حضرت عمر کی زندگی ہمیں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئل پریکٹیکل تو آپ یورپ میں دیکھیں گے، میں آپ سے ان کافروں میں دیکھیں گے جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ آپ میں سے اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے یہاں پر، آپ مجھے امریکی صدر کے چپڑاسی کا نام بتاؤ، میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں۔ امریکہ کے صدر کا، فرانس کے صدر کا کوئی چپڑاسی ہے؟ جرمنی کے چانسلر کا کوئی چپڑاسی ہے؟ برطانیہ کے وزیر اعظم کا کوئی چپڑاسی ہے؟ آپ کے نائب تحصیلدار کے 6 ہیں، 6 بازار سے سبزی لاتا ہے، ایک گھر کا کام کرتا ہے، ایک دفتر پہ ہے، ایک گاڑی چلاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ علی کی زندگی گزارو، تم بھی تو تھوڑی بہت گزار کے دیکھو نا۔ پھر میں آپ پبلک سے بھی مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا جب تک ہم اسی طرح ایمان رہیں گے۔ یہاں دن بھر 5 وقت، ہفتے میں جمعے کے دن، پورے رمضان میں، محرم میں، جمعرات میں کتنے لوگ جمع ہو کر ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اور اس پاکستان کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا سوائے ایمان کے، سب کچھ ملے گا سوائے ایمان کے۔ یہ ایمان نہ یونین کونسل میں ہے، نہ یہ ایمان ڈسٹرکٹ کونسل میں ہے، نہ گلگت بلتستان اسمبلی میں ہے، نہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہے، نہ پاکستان کے سینٹ میں ہے، نہ پاکستان سے بڑے آدمی کا زرداری اور نواز شریف کے پاس ایمان ہے، نہ ان کے چپڑاسی کے پاس ایمان ہے۔ جس کو 10 روپیہ ملے وہ 10 روپیہ جیب میں ڈالتا ہے، جس کو 100 ملے 100 جیب میں ڈالتا ہے، اور جس کو کروڑ ملے وہ کروڑ جیب میں ڈالتا ہے، جس کو ارب ملے وہ ارب جیب میں ڈالتا ہے، جس کو عرب ملے وہ عرب کی طرف جاتا ہے، جس کو یورپ ملے وہ یورپ کی طرف جاتا ہے، جس کو ڈالر ملے وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے۔ کہاں تمہارا ایمان؟ اور یہ ایمان صرف اوپر سے ختم نہیں ہے، یہ ایمان نیچے سے بھی ختم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، گلگت بلتستان میں پریشان ہوں اس بات پر، آپ کو اقتدار دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقتدر بناتا ہے، تو 5 عادل قسم کے لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میرے سمیت میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم میں 5 لوگ جو کابینہ کے ممبر بنا سکے، ایماندار نہیں ملتے ہیں۔ بہترین شیعہ ملے گا، بہترین سنی پرسکار ملے گا، بہترین اسماعیلی بس، بہترین شیعہ، بہترین یشکن، بہترین گلگتی، بہترین بلتی، بہترین طاقتور، سب کچھ ملے گا۔ ایک عادل بہترین نہیں مل سکتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنی برادری، اپنی مذہب، اپنے علاقے کو وہاں کھپاتا ہے۔ کیا آپ کے ایک افسر اپنے برادری کے 400 لوگوں کو نوکریاں دے کر تم لوگوں کو افسر نہیں کیا ہے؟ اللہ اقتدار اس لیے ہمیں نہیں دیتا ہے، تو لہذا میں آپ سے گزارش کروں، اپنی جگہ سب کو ایماندار بننے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا ووٹ ایمان کے ساتھ ووٹ کا استعمال کریں، مذہب کے خاطر نہیں، نسل اور زبان کے خاطر نہیں، پیسے کے خاطر نہیں۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں، یہ باتیں پوری قوم کے لیے نہیں، میں اس نوجوان نسل کی طرف مخاطب ہوں کہ آپ میں ایمانداری ہونی چاہیے، آپ میں ایک گہرا ہونا چاہیے۔ بدبختی ہے جو اسمبلی میں ووٹ دے تو کس کو دے،
इसी हक नंबर 1 से लेकर 24 तक पहले नंबर पर दूसरा तीसरा आने वाला सबके सबको ट्राई किया, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो लिहाजा एक कैडर पैदा करने की जरूरत है। उस कैडर को पैदा करने के लिए मैं आपसे ये अपील करूंगा और एक्शन कमेटी के मेंबरान से भी ये अपील करूंगा, पॉलिटिकल लोगों से भी ये अपील करूंगा, इस धरने का जो भी नतीजा निकलेगा सो निकले, अल्लाह करे कि इसका एक अच्छा नतीजा निकले। उसके बाद भी आप एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की कोशिश करें जो गिलगित बल्तिस्तान के असल मसले को हल करने के लिए काम करे। साबित किया कि गिलगित बल्तिस्तान की कौम एक कौम है और वाकई कौम है। दुनिया की दूसरी कौमें भी आके देखे कि हम मुंतशिर नहीं है, तकसीम है तो वो हमारी गुलामी की वजह से है और हमें पिछले की जो साजिशें होती हैं उन साजिशों का नतीजा है। लेकिन हम हौसला रखते हैं, हम पूरा जज्बा रखते हैं कि आपकी वोट से मैं वहां गया हूं, नहीं कि उनकी नौकरी में आपके लिए कर रहा हूं। और जिन जिन को आप लोगों ने वोट दिए हैं, इन 24 अंकों में जिन जिन लोगों को आपने वोट दिया है, आपने उनको नौकरी दी है, हुकूमत ने उनको नौकरी नहीं दी है। अगर हुकूमत उनको नौकरी देती तो वो सेक्रेटरी लग जाते हैं, वो कोई डायरेक्टर लग जाते हैं, वो डीसी लग जाते हैं। लेकिन अगर वो वजीर लगे हैं, वो अगर असेंबली के मेंबर है, तो ये नौकरी अवाम की तरफ से की गई है। तो लिहाजा मैं बहुत ज्यादा इस बात पे परेशान हूँ। आप असेंबली के ऊपर तनकीद करते हैं, आप हुकूमतों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इनकी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का अभी भी फुकदार है, हम असेंबली को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हकीकत में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, हुकूमत को, क्योंकि असेंबली के जरिए मुंतखब हुई है। आप अगर मुझे जैसे मेंबरों को तनकीद करते हैं तो आप पे गलत नहीं है, तो गालियां मिलेंगी, ये तो है। तो लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी ने जो फैसले किए हैं, जो मंशूर तैयार किया है, हम उसके साथ सहमत हैं और उसके हसूल के लिए हम इस कमेटी का साथ देंगे। इसमें कामयाबी होगी तो सर आंखों पर, अगर खुदा न खास्ता नाकाम भी हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट और शुरू करेंगे, नेक्स्ट और शुरू करेंगे। हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे जनाब कि इस गिलगित बल्तिस्तान के मसले को हल न करें। तो मेरे भाइयों, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है। कौन सिर्फ गंदुम के दाने पर मुतफिक नहीं है, इसके अलावा भी कौम के पास बहुत से इश्यूज है। बेशक शुबा गंदुम एक प्राइम मसला था, सब लोगों की समझ थी, उस वजह से सारे लोग जमा है। अब उसके बाद जितने भी आपके नुकात है, उन नुकात पर मैं बात नहीं करूंगा। कहीं टैक्स की बात है, कहीं पर ज्यादतियों की बात है, कहीं कुछ है। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल है, इनके हल के लिए जद्दोजहद की जानी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को ये मानना चाहिए। एक नुक्ते पर हुकूमत से ये कहना चाहूंगा, ये जो एक नुक्ता आपने रखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आईनी असेंबली जो है, आइनसाज असेंबली का इनेकाद करे, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जुमला एलोबरेट करने पे जाए तो ये काफी, ये लॉ नोइंग लोग जानते हैं कि इसकी नौयत क्या है। मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, मैं आपको सूबे और आजाद कश्मीर की तरह इसकी रियासत में भी नहीं भूल जाता हूँ। मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे आकर हुकूमत से कहता हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं हुकूमत से कहता हूँ कि पास एक पॉलिटिकल मूवमेंट होना चाहिए। अगर कोई फोरम आपके साथ बात करना भी चाहे तो किससे करे? आप में एक नेशनलिस्टिक फोरम होना चाहिए। हमसे हमारे ऊपर जो जातियां हैं वो अदरवाइज जितना जंग गुजर रहे उससे हटके सियासी तौर पर जो महकूमिया और महरूमी गिलगित बल्तिस्तान में है वो बलूचिस्तान में नहीं है, जो गिलगित बल्तिस्तान में है वो पख्तूनख्वा में नहीं है, जो हमारे पास है वो एजेके में नहीं है। लेकिन वहाँ लोगों में नेशनलिज्म है, वहाँ लोगों में नेशनलिज्म है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि लोग आके आपको तकसीम करते हैं मजहब की बुनियाद पर। अगर इस मरतबा किसी
सुन्नी लॉबी के अंदर कोई जाकर ये कहे कि आपके साथ धोखा होगा, ये शियों का इलाका है और आप खामखा क्यों इसमें शामिल हो जाते हैं, तो आप उनको कहो कि इस मर्तबा मुझे वजीर बनाओ, मैं नहीं रहूंगा शियों के साथ। अगर कोई शिया के पास आकर ये कहता है कि जनाब अली आप अपना मामला तय करके जाओ, 2-3 वजीर वजारतें या कुछ लेके, ये बाकी चीजें क्या करते हैं, तो हर शिया वजीर है तो मुझे दिखाओ, हर शिया को कुछ मिला है तो मुझे दिखाओ। और यही सूरत इस्माइलियों में भी है और यही सूरत नूरबख्शियों में भी है। इसी तरह साथियात पर लोग आते हैं तो 4 या 5 लोगों की नौकरी के लिए आप अपना ईमान क्यों खराब करते हो? कौन से 4 या 5 लोग वजीर बनते हैं तो पूरा मजहब का भला होता है? अगर किसी एक के वजीर बनने से फर्क पड़ता तो पूरे इलाके में पड़ता ना, जिस जमात का है, जिस मजहब का है, वो पूरा मजहब मुस्तफीद होता। अगर पूरे मजहब वाले मुस्तफीद होते तो आप परेशान क्यों हैं? वो मजहब वालों में से तो आप है ना, शिया भी, सुन्नी भी, इस्माइली, सारे लोग बैठे हुए हैं। नहीं जाना, मज़ाहिब सिर्फ 2 ही है, अमीर और गरीब के 2 मज़ाहिब है। ठीक है, इस गरीब को किसी न किसी तरीके से उसको डिट्रैक्ट करके, उसको घेर के अमीर का मामला बनाना है, और तो कुछ मुझे नजर नहीं आता है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूं कि गरीब लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, इन लोगों से पूछे, इनका घेराव करें, इनको कहे जनाब आपने किस बुनियाद पर वोट दिया था, क्या उसी बुनियाद पर यह काम हो रहा है? अगर हुकूमत की तरफ से कोई कमजोरी है, मतलब अगर पाकिस्तान के फंड ऐसे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है हालात ऐसे हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे हालात नहीं पैदा हो सकते, तो उसकी भी वजाहत की जाए।